जी, वेलकम अगेन क्लास। गुड मॉर्निंग आप सबको। BCOC 133 बिजनेस लॉ आपका इग्नू का सिलेबस है। इसमें हमने यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे। यूनिट 1 में हम जब बात करते हैं तो हमने इसमें ये पढ़ना था प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो मैंने आपको यूनिट 2 में भी जाकर के दिखाया कि उसमें प्रॉपर ऑफर के बारे में पूरा चैप्टर है। एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए वो सारा कंडीशन उसमें लिखा हुआ है ना। तो ये सारी चीजें पूरा लिखा हुआ है, फ्री कंसेंट और को लेकर के भी है। और देखो आपने ये भी नोटिस किया होगा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी कि इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बन रखा है यूनिट 3 का। तो चलिए आज इस फर्स्ट यूनिट में क्या क्या कवर है उसको भी कवर कर लेते हैं, फिर हम यूनिट 2 को भी और डिटेल में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच। प्रॉपर ऑफर तो हमने समझ ही लिया कि क्लियर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस भी क्लियर होना चाहिए, है ना। कहीं भी मिस्टेक्स या मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, है ना। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस में था, ये वाल्फर वर्सेस वाल्फर का केस था। इसमें यह है ही प्रॉमिस टू पे 30,000 पर मंथ हिज वाइफ, यानी कि अगर उसने लीगल देख होता है नॉर्मली बोल दो कि मैं आपको गिफ्ट करूंगा कुछ, ठीक है, आपके बर्थडे पे, लेकिन प्रॉपर तरीके से रिटर्न में साइन बोलते हैं ना, साइन करके दो, लिख के दो। अगर आपने किसी को लिख के दे रहे हो उसका मतलब प्रॉपर आपका इंटेंशन है उसके साथ अग्रीमेंट करने का। इसलिए किसी को कुछ लिख के मत देना, जो जो उसमें आके आपके फ्रेंड्स कुछ बोलने की लिख के दो या कुछ बोलो, तो ऐसा इस तरीके से नहीं। इसका मतलब अपनी वाइफ को उसने प्रॉमिस कर दिया अपनी वाइफ के साथ, ऐसे करना ही चाहिए था, है ना। तो, और 30 कितना यूरो, 30 पर मंथ। तो उसकी वाइफ ने बाद में लिविंग इन इंग्लैंड एंड शी कुड नॉट अकम्पनी हिम इन क्वेश्चन वेयर ही वाज एम्प्लॉयड, failed to pay the promised amount. Mrs. Wolfer filed a suit against her husband for breach of contract, this agreement. It was held that she could not recover the amount as it was social agreement. ठीक है। तो मैंने कल भी बताया था आपको कि सोशल अग्रीमेंट जो जहां भी अगर इस तरीके के लगते हैं तो वो क्या होते हैं, अनएक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दे रहा था कि पार्टी में वेलकम किया, है ना, उसने ज्वाइन नहीं करी पार्टी, उसकी वजह से उनको जो लॉस हुआ क्या वो क्लेम कर सकता है? याद है आपको कल किसी ने आप में से ही किसी ने बोला था कि जो सोशल एग्रीमेंट बताया, जैसे पार्टी में बुलाया और जो लॉस हुआ वो डैमेज क्लेम कर सकता है? नहीं, यहाँ पे वो उसका जो है टेनेबल नहीं होगा, कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहेगा तो सोशल नेचर के हैं ये, तो टू साइड अगर कॉन्ट्रैक्ट होते तो उसको हम मानते कुछ। ठीक है। एक और केस है, देखो आप इसमें क्रॉम्पटन ब्रदर्स का है एक तो, ठीक है। कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन ब्रदर्स इज रेलिवेंट हियर इन दिस केस। आप फ्री कंसेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वो तो हो गया प्रॉपर ऑफर एंड ऑफर, ये लीगल क्रिएशन जो है इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, चलो, है ना। रेलिवेंट हियर इन दिस केस देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन रोज एंड फ्रैंक कंपनी, रोज एंड फ्रैंक कंपनी है एक, एंड क्रॉम्पटन ब्रदर्स लिमिटेड, वेयर द फॉर्मर यानी कि जो पहला वाला है जो है वाज अपॉइंटेड एज सेलिंग एजेंट इन नॉर्थ अमेरिका, इसको सेलिंग एजेंट के लिए अपॉइंट किया गया। वन ऑफ द क्लॉज इन द एग्रीमेंट रीड, एक क्लॉज है कि जब आप अग्रीमेंट साइन करते हो ना तो उसमें काफी सारे पैराग्राफ पैराग्राफ अलग अलग लिखे होते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्लॉज। उसी में से एक क्लॉज क्या कहता है, द अग्रीमेंट इज नॉट एंटर्ड इनटू अ फॉर लीगल फॉर्मल अग्रीमेंट। मतलब क्या लिखा है, this agreement is not entered into as formal legal agreement and shall not be subject to a legal jurisdiction to the law, यानी जो भी हम अग्रीमेंट कर रहे हैं हमारा आपस में है, इसका कोई लीगल बेस नहीं होगा। It was held that this agreement was not a legally binding contract as there was no interest intention to create legal relation। मतलब उसमें लिख दिया है पहले से कि इसका मतलब हम, जैसे होता है ना कि हम खेल तो रहे हैं, कई बार लोग आपस में, आपको नहीं पता होगा शायद, जो क्रिकेट खेलते हैं कि खेल तो रहे हैं लेकिन फ्रेंडली खेल रहे हैं, है ना, कि मतलब अमाउंट किसी को पे नहीं करना, मतलब फ्रेंडली मैच वगैरह खेलते हैं, तो ठीक है। तो ऐसे ही होता है। अब फ्री कंसेंट के बारे में बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फ्री कंसेंट क्या होता है, कोई पर्सन कब कह सकते हैं फ्री कंसेंट होगा? तो मैं बार बार 5 वर्ड बोलता था आपको, कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये 5 क्या है चीज, इन्हीं चीज के बारे में हम आगे चल के डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेक्शन 14 में जो लिखा हुआ है, ठीक है, सेक्शन 14 में क्या लिखा है, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको वैलिड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट, फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। मतलब अगर मैंने किसी से पूछा है, ठीक है, आप चाहो तो इनसे पूछ भी सकते हो, हमारे किसी भी स्टूडेंट से, जो भी हमें पेमेंट करता है वो किसी प्रेशर में पेमेंट नहीं करता है। एग्जाम्स के प्रेशर में तो करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई प्रेशर या किसी गन पॉइंट पे हम किसी से फीस नहीं लेते हैं। ठीक है, टू द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट दे मस्ट हैव मेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर देयर ऑन फ्री विल। अब फ्री विल, फ्री विल का मतलब क्या होता है, अपने फ्री विल होता है ना, विल, ऑन फ्री विल एंड नॉट अंडर एनी फियर, किसी डर के मारे या किसी प्रेशर के मारे, है ना। अब बोल मत देना वीडियो रिकॉर्डिंग में कि हाँ नहीं ऐसा मेरे साथ तो धमकी हुई थी, ऐसा नहीं।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। अब फ्री कब कहते हैं? अगर सेक्शन 14 की बात करें तो फ्री तब कहते हैं जब इनमें से पांच में से कोई भी चीज नहीं हुई हो, और ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है आपके साथ, हुआ है? बताओ, बोलो। ठीक है, तो इन केस द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एनी ऑफ द फर्स्ट फोर, अगर पहले चार में से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हो तो क्या बोलेंगे? वॉइडेबल बोलेंगे। लेकिन पांचवा हो तो इसको वॉइड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मिस्टेक वाले कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में जाते हैं। मिस्टेक के अलावा और उसके अलावा और भी काफी सारे कंडीशन सारे वॉइड में जाती हैं, लेकिन ऊपर पहले चार किस में जाएंगी? वॉइडेबल में जाएंगी। इस केस में पहली पार्टी, एक पार्टी जो है क्लेम कर सकती है, जैसे कोर्सन, किसी पार्टी को धमकी मिली तो बाद में कॉन्ट्रैक्ट के बाद में कह सकता है कि मेरे को तो मेरे साथ गलत हो रहा है माँ, वो नहीं है कृष्ण में नहीं कहता वो, मेरी शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है माँ, ऐसे। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब कि एक सीनियर पोजीशन पे है या ऐसी पोजीशन पे है जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब प्रभावित कर सकता है ना? ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। फ्रॉड तो कम्प्लीटली है, वो बाद में क्या चैलेंज कर सकता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मिस रिप्रेजेंटेशन भी है इसमें, कि मतलब गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके, मान लो मैं ही आपको गलत तरीके से कहूँ कि मैं तो इग्नू का टीचर हूँ भाई, इग्नू का ऑफिशियल टीचर हूँ मैं, ठीक है, इग्नू वाले ने मेरे को अपॉइंट किया है कि आप एक ग्रैब अप स्किल्स के नाम से कंपनी बनाओ, ग्रैब अप स्किल्स के नाम से कंपनी बनाओ और बच्चों से 2-2 हजार रुपए लेकर के पढ़ाओ। तो और ये मेरे को इग्नू ने ऑफिशियली मेरे को ब्लू टिक दिया हुआ है। ब्लू टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ। तो इस तरीके से करना भी है, लोग करते भी होंगे, पता नहीं, है ना? तो ये है भाई। तो मैं तो कहता हूँ भाई, मैं तो बिल्कुल 100% जेन्युइन इग्नू की तरफ से अनऑफिशियल हूँ। अनऑफिशियल मतलब इग्नू वालों को पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, बट मैं यहीं पे ऐसे अपने कह रहा हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब पहले ये क्लियर हो गया आपको। फ्री कंसेंट मतलब इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो सारा अग्रीमेंट वगैरह इसमें चले जाएगा। म्यूचुअल मिस्टेक से हो तो भी वो वाइड हो जाता है। क्लियर हो गई? आगे देखो, इन्होंने इन्होंने बोला भी है कि इसको यूनिट 4 में पढ़ेंगे हम, डिटेल्स इसको यूनिट 4 में पढ़ेंगे, तो उसका वेट कर लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की हम बात करते हैं तो सेक्शन 11, जैसे मैंने आपको बताया था, सेक्शन 11 में लिखा हुआ है एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट हु इज एज ऑफ मेजोरिटी। इसमें देखो कंपिटेंट के लिए कैसे डेफिनेशन पढ़ेंगे, अगर आपको आंसर लिखना है तो 11 इसमें एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट हु इज एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ which he is subject and who is a sound mind and is not disqualifying from the contracting any law। इसका मतलब क्या हुआ भाई? मान लो फॉर एग्जांपल के लिए खुशबू है, वो कहीं गई जो है दुकान से कुछ सामान खरीदने या कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने में, जैसे घर खरीदने में, बाइक खरीदने में, कार खरीदने में, तो क्या बताओ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा नहीं माना जाएगा? उनकी एज 18 प्लस है, खुशबू की एज 19 ईयर्स की खुशबू है, तो उनकी क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा या वॉइड माना जाएगा? दिल्ली के अंदर एक शोरूम के अंदर वो कार खरीदने गई, भाई वैलिड माना जाएगा। सिंपल सी बात है। वैलिड मतलब कि इस कम से कम इस कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बिहाफ पे तो उनको ये काम करने से मना नहीं किया जाएगा, इसको वैलिड बोलेंगे। ठीक है, अब खुशबू क्या करने गई भाई? एक गुटखा खाने का शौक है, विमल इलायची, ठीक है, तो वो भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि जो कॉन्ट्रैक्ट जिस लॉ में लगता है, लेकिन थोड़ी दिन में बाद खुशबू कहाँ चली गई? लीकर पीने। लीकर होता है ना जिसमें 22 साल 21 साल कम से कम जो है, इससे कम में आप लीकर नहीं मिल सकता। कुछ स्टेट में तो 25 साल से कम में नहीं मिल सकता, पौआ जिसको बोलते हैं। अब ये पौआ पीना जो है कम से कम उसमें 21 साल है, 21 साल से कम अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 20 साल की उम्र में जाके इसने सेल परचेज किया, तो वो क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा बोलो? वॉइड हो जाएगा वो। ठीक है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मतलब है कि एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए। एज ऑफ मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ भाई? एज ऑफ मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ? मेजोरिटी मतलब जो एज है ना, जो मानी गई है मेजोरिटी की, वो होनी चाहिए। आपको मालूम है, शायद आपको नहीं मालूम, बहुत सारे बॉयज जो हैं उनकी एज ऑफ मेजोरिटी बहुत सारी जगह पर 16 प्लस कर दी गई है। यानी कि ये माना गया कि अगर इस एज का है तो ये पूरे समझदार है कुछ क्राइम्स के लिए, और वहां पर इसको अगर कोई जो कानून, पुराने कानून में जो 18 ईयर्स थे वहां पे अब ये 16 ईयर्स को कंसिडर किया जाएगा। और काफी जगह है जहाँ पे हम कुछ को हम 21 ईयर्स बोलते हैं। ठीक है, कि 20 साल के बच्चे को भी कई जगह बच्चा बोलते हैं, कई जगह कुछ ऐसे केस हैं, कुछ क्राइम्स जहाँ पे हम 14 ईयर्स के को भी हम कहते हैं कि ये तो बड़ा है, इसको समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो अब वो क्या किस पे डिपेंड करता है भाई? आप भी सोचोगे ना कि ऐसा क्यों, कहीं पे तो हम इतने को ही कह रहे हैं कि ये तो बड़ा है, और कहीं पे इतने को भी हम कहते हैं तो छोटा है ना? 24 साल को भी पर्सन को लेकर वहां पे पौवा नहीं पीने को मिल रहा, 25 साल मिनिमम एज है। सो चलो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट। एवरी पर्सन कम्पिटेंट मतलब कि कैपेबल है, वो होश आवास में सक्षम है, अपनी कॉन्ट्रैक्ट अपनी डिसीजन ले सकता है। कॉन्ट्रैक्ट
वो इज एज ऑफ मेजोरिटी। अब एज ऑफ मेजोरिटी कहाँ लिखा है, कौन कह सकता है कि एज ऑफ मेजोरिटी, किसके बुद्धि दांत आती है, जल्दी बताओ। किसी को पता है, किसको पता है कि किसको कब अकल आएगी, नहीं पता। अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही सब्जेक्ट, यानी कि कानून के तहत। अब कानून किसके तहत, सब्जेक्ट। अब किस सब्जेक्ट में, मतलब जो सा सब्जेक्ट वो दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो गुटखा ले रहा है तो उस सब्जेक्ट में उसकी एज कितनी हुए, अगर वो लिकर परचेज कर रहा है हुआ तो उसकी एज में क्या है ना। या कोई नॉर्मल कॉपी किताब स्टेशनरी की शॉप में जाता है तो वहां पे क्या मिनिमम एज मतलब अगर है, या तो कोई कानून चुनाव लड़ता है, कोई भी कानून करता है तो उस कंडीशन में उसकी एज देखी जाएगी, क्या उस केस के लायक है या नहीं है ना। तो वो मेजर एज, कुछ पता है आपको, सांसद हमारे जो एमपीज होते हैं पार्लियामेंट, उसकी एज, उसके केस को चुनाव को लड़ने के लिए 30 साल का होना जरूरी है, पता है आपको। उससे पहले को बोलते हैं बच्चा है, गलत डिसीजन ले सकता है। अगर कोई 29 28 ईयर्स का कोई है तो वो एमपी के इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जो सांसद बनते हैं ना, जो पार्लियामेंट में जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस इलेक्शन के लिए कम से कम 30 ईयर्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने कहा कि इससे पहले जो है वो बच्चा होता है, मेजोरिटी जो कम से कम है वो 30 ईयर्स है। साउंड माइंड के बारे में बात करेंगे कि वो पर्सन कैसा माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब होशो आवाज में कोई काम कर रहा है तो गलत डिसीजन नहीं ले सकता, सही डिसीजन ले रहा है। एंड ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जैसे नीरव मोदी, और कौन सा है, माल्या, विजय माल्या, ये बहुत से ऐसे पर्सन है जिनको, ललित मोदी, है ना, बहुत, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, जो जिनको कोर्ट ने कहा है कि इनसे के साथ कॉन्टेक्ट मत करो, ये फ्रॉड है, कोई भी कारण से इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, फ्रॉड कह दी, कुछ भी कह दी, तो उनके साथ भी कॉन्टेक्ट करना ठीक नहीं है। तो ये सारा हम आज के पॉइंट्स में हम इतना कवर कर लेते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन एंड अग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न में तो जाना ही चाहिए। जैसे मैंने बताया भी था, विदाउट कंसिडरेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर मान लो मैं एक साइड से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने कुछ पैसा नहीं दिया, तो इसको कल केस नहीं बना सकते हो आप। लेकिन हाँ, अगर आपने पेमेंट कर दिए तो अब आप रेगुलर चैलेंज कर सकते हो कि आपने क्लासेस क्यों नहीं करी, राइट। तो यहाँ पे हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ए अग्री टू सेल हिज बुक्स टू बी ₹4.50, हियर द कंसिडरेशन ए इज 50, यानी कि वो 50 रुपए दे रहे हैं, द कंसिडरेशन फॉर द बी इज बुक, यानी कि एक ने बुक दी, दूसरे ने अमाउंट दिया, तो इसलिए दो दो साइड का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, द कंसिडरेशन, इसमें देखते हैं क्या लिखा है, द कंसिडरेशन मे बी एन एक्ट डूइंग समथिंग और फोर्सेबल डूइंग समथिंग, ना, मतलब कुछ करना ना करना भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब मैं आपके लिए कुछ करूं तो ये भी एक हो सकता है कि मैंने आपको कुछ दिया, या हो सकता है कुछ नहीं दूं, नहीं करूं तो भी एक कंसिडरेशन हो सकता है। मतलब कंसिडरेशन में ऐसा नहीं कि कोई वस्तु होगा, कोई पैसा होगा, या कुछ भी हो सकता है। मान लो मैं इन्हीं में से बोलूं कि क्या नाम है, आफरीन को बोलूं कि आप ये काम मत करो तो हम आपको इतना पैसा देंगे, तो हो सकता है ऑब्वियसली यही एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये हो सकता है। ठीक है, कोई काम ना करना, है ना। जैसे म्यूजिक बनाते हैं तो म्यूजिक कंपनी बोलती है कि आप ये काम करो, बट इसके कोई इससे रिलेटेड कोई गाना मत बनाना, है ना। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट हमारा रह जाएगा, देखो मैं आपको बताऊं तो लॉफुल ऑब्जेक्ट रह जाएगा, अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, ये रह जाएगा डिस्कस करने के लिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग ये रह जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का पॉसिबिलिटी, तो ये सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट हैं। उसके बाद देखो आपको देखने को मिलेगा सम अप, लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद आपको सम अप देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट यूनिट जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद हमें एक समरी देखने को मिलती है, फिर कुछ शायद हो सकता है कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखने को मिले। टर्मिनल क्वेश्चंस जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, तो ये टर्मिनल क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइए। ये फर्स्ट यूनिट के टर्मिनल क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। जी, आपने ये फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टर्मिनल क्वेश्चन देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें एग्जाम आपका जो अभी दिसंबर 2022 में होगा वो यहीं से कहीं कहीं से निकल के आएगा। दिसंबर 2022 के जो एग्जाम है वो यहीं से निकल के आएगा, आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, जितने भी बुक है उसके क्वेश्चन आंसर। चलिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। देन सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।